हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी में एक बहुत जबरदस्त चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि भाई कैसे कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटेंसी जो है वो किन किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, राइट। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं बेटा। पूरी आपको नॉलेज इसमें मिलेगी, जिसमें अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स, अकाउंटेंसी थ्रू आउट द अकाउंटेंसी जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स पर अकाउंटेंसी हमारी बेस्ड है, वो सब आपको मिल जाएगा देखने को, राइट। तो टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, टुडे विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हम कुछ ऐसे कन्वेंशंस की बात करें, कुछ ऐसी मान्यताएं जिसको थ्रू आउट द अकाउंटेंसी हम फॉलो करते हैं। तो व्हाट इट सेज बेटा जी, इट मे बी डिफाइंड एज a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants। ठीक है कि भाई ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस है, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो कि थ्रू आउट जितने भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं उन सब के अग्रीमेंट के बेसिस पर बनाया गया। ठीक है, अब वो कौन से ऐसे हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहला आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या कहता था, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन जैसा भी हुआ है उसको आपको पूरा पूरा डिस्क्लोज करना है, राइट। सो व्हाट इट सेज, अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज फुल्ली एंड कंप्लीटली ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। देखिए कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपके कंपनी के अकाउंट्स बहुत सारे यूजर्स के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, आपने यूजर्स के बारे में पढ़ा था, दो तरीके के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। आपके अकाउंट जो भी आप मेंटेन करते हो वो पूरा पूरा देखा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के द्वारा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी से रिलेटेड छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करो, ताकि आपके जो भी रिलेटेड यूजर्स हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली पहुंच सके। ठीक है जी, बेस्ड ऑन विच डिसीजंस कैन बी टेकन बाय वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। सपोज कीजिए आपकी बैलेंस शीट में हमें कुछ प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं, लेकिन तभी पता लगता है कि कंपनी ने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जिस कंपनी में उस कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, फ्यूचर में लॉसेस इनकर हो सकते हैं। तो इन दैट केस आपको ये चीजें मेंशन करनी जरूरी है, ताकि कोई भी जो फ्यूचर में आपके साथ इन्वेस्टर जुड़ना चाह रहा है, ठीक है, वो इस चीज को भी कंसिडर करे बिफोर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज द कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। नाउ व्हाट इज मटीरियलिटी, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। It requires that disclosure of the significant information, exclusion of which would influence the decision. Unimportant information can be merged with other item। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कई बार ऐसी भी होती है जिसका प्रॉफिट्स लॉसेस से कोई डायरेक्ट लिंकेजेस नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको इंडिविजुअली ना लिख करके अपन किसी एक आइटम के अंडर में मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 50 जनों से जो है वो उधार पर माल ले रखा है, ठीक है, क्रेडिट पर आपने कई सारे जनों से गुड्स ले रखा है, लेकिन आप सबके नाम अगर लिखने लगे तो अपने डेटर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। फॉर दैट मैटर आप एक सन्ड्री डेटर्स करके क्रिएट करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, जिसमें सारे ही डेटर्स के नाम ऑलरेडी लिस्ट डाउन हो जाते हैं, जिसे हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देंगे। ठीक है जी, तो दैट इज द कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करना चाहिए। क्लियर टू ऑल? नाउ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नाउ कंजर्वेटिज्म भी कह सकते हो आप इसको, या फिर इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट बड़ा प्यारा है साहब, और इसे हम अपनी जनरल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को आज कैलकुलेट मत करो। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस इनकर होने वाला है एंड आपको पूरी पूरी नॉलेज है इसके बारे में, तो उस लॉस के लिए बुकिंग आज से स्टार्ट कर दो, उस लॉस के लिए रिजर्व बनाने आज से स्टार्ट कर दो, उस लॉस के लिए तैयारी आज से स्टार्ट कर दो साहब। ठीक है, भविष्य में प्रॉफिट होगा भी नहीं होगा जो आपको एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट ये लॉसेस जो हैं उसको हमेशा ध्यान में रख करके आपको अकाउंटिंग को करना चाहिए, जो भी भविष्य में आपको लॉसेज इनकर होने वाले। तो देखिए क्या कहता है, द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट
एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट एंड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि भाई अगर ये मान के चलो कि जो भी भविष्य में प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, उसको आज से बुक करके मत चलो, हो सकता है प्रॉफिट ना ही हो, लेकिन हाँ अगर कोई लॉस आपको दिख रहा है तो वो पक्का होगा ही होगा, और उसको जरूर आज से आप बुक करके चलो। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सपेक्टिव लॉसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि भाई सारे जो भी पर्सपेक्टिव लॉसेस है जो भविष्य में हो सकते हैं वो जरूर ही होते हैं ज्यादातर, तो उनको आज से बुक करके चलो। सपोज कीजिए फ्यूचर में आपको पता है कि आपने जो असेट खरीदा है उसकी लाइफ है 5 साल, ठीक है, 5 साल बाद वो असेट हो सकता है खराब हो जाए, मशीनरी जो हो सकती है वो खराब हो जाए, तो उसके लिए बुकिंग आज से करके चलो। डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट करो और हर ईयर उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि 5 इयर्स बाद जब आपको नया वो मशीन खरीदनी हो तो आपको एक साथ इतना सारा फंड इकट्ठा करने की प्रॉब्लम ना आए, राइट? तो दैट्स द थिंग। So hope this is clear with everyone. Now what it says, our next topic, that is the accounting standards. Standards क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा जी। So ध्यान से देखेंगे, accounting standards are those written statements which are issued from time to time by accounting professionals body specifying uniform rules or practices for the preparation of the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए समय समय पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको रिवाइज किया जाता है बेटा, ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है, इसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन थ्रू आउट द अकाउंटिंग जब हम बात करेंगे, चाहे किसी भी कंपनी को बना रहे हो, तो वो सब क्या रहेंगे, सेम रहने वाले, प्रोसीजर जो है वो सेम रहने वाला है, और सिर्फ सेम कंसिस्टेंट प्रोसीजर के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा किए जाते हैं। ओके, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्यों जरूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? देखो बहुत सिंपल सी बात है भैया, आपके डेटा जो है वो यूनिफॉर्म रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि एक्स कंपनी को वाई से कंपेयर करना है, सबके डेटा अगर सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बने हुए हैं तो कंपैरेबिलिटी हो ही नहीं सकती। फॉर दैट मैटर आपको ये देखना है कि एक्स कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और वाई कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक ही सेट फॉर्मेट से बने हुए हो, ताकि कंपैरिजन जो है वो इजीली हो पाए। साथ ही साथ जो डेटा निकल के आएगा वो भी क्या होगा, काफी रिलायबल होगा, भरोसेमंद होगा, आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। क्लियर विद एवरीवन? नाउ हियर कम्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इस पर भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सीधा सीधा आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनने वाला है, जो कहता है कि क्या ऐसे बेनिफिट्स है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हैं। सबसे पहले कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रिलायबल। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेंटेन करते हो और उसी के बेसिस पर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो तो आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा रिलायबल होगी। तो व्हाट इज रिलायबल बेटा जी? इसको हिंदी में लिखते हैं अपन भरोसेमंद, ठीक है। सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स, कि भाई डिफरेंट ग्रुप्स का जो इंटरेस्ट है रिलेटेड टू योर कंपनी उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है, इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का है, राइट। थर्ड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब कि जिस मेथड से आपने एक ईयर में अकाउंट्स बनाए थे उसी मेथड को आप कंटिन्यू करो नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी है जो कि मेंटेन रहेगी ईयर टू ईयर, राइट। सेकेंडली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन करता है कि आप एक डेटा को, एक कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी से कंपेयर भी कर सकते हो, राइट। सो दोनों चीजों को जो है वो तय किया जाता है किसके अंडर में, इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट के अंदर में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड्स, कि भाई अगर कोई मैनिपुलेशन हो रहा है इन अकाउंटेंसी, कोई विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंटेंसी हो रही है, ठीक है, तो इन सबको इग्नोर किया जा सकता है, इन सबसे बचा जा सकता है अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करते हैं तो। ओके, नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम क्या है, चैरिटी पर वर्क करना है, राइट। कुछ चैरिटी से पैसा आया और उसके बदले में अपन को अगर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग अलग होते हैं, लेकिन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है तो थ्रू आउट द कंपनी जो सेम ही रहती है। ओके, ना व्हाट इज IFRS? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपका एक डेफिनेशन के तौर पर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है ना। व्हाट इज IFRS? टर्म IFRS जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
refers to financial reporting standards issued by International Accounting Standard Board, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IASB, in order to make financial statements more consistent and transparent. They should comply with all the requirements of IFRS. IFRS ने कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट फॉर्मेट्स लिए जिसके अंडर आप अकाउंटेंसी को अकाउंट्स को जो है वो मेंटेन करते हो बेटा, ठीक है। तो उन रिकॉर्ड्स को जो भी आप अकाउंट्स हैंडल करते हो, जो भी अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो, उन सबको IFRS के अंडर जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, ठीक है जी। नीड ऑफ IFRS, व्हाट इट सेज जी, तो इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, क्योंकि भाई IFRS यानी हमने अब इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग करी है, तो थ्रू आउट द नेशंस अगर हम बात करें तो हम किसी भी कंपनी को अगर कंपेयर करें तो उसी स्टैंडर्ड से हमने अकाउंटिंग को मेंटेन कर रखा है ना। इसका फायदा क्या है? सबसे पहला तो भाई इजीली एक्सेस आप कर सकते हो ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स को, कंपैरिजंस आप कर सकते हो एक नेशन की कंपनी से दूसरी नेशन की कंपनी को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ज्यादा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। एंड फाइनली ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ स्टेट एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं उसका सही और फेयर वैल्यूएशन भी निकल के आता है जब आप IFRS के अंडर अकाउंटिंग को करते हैं। डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स, अगर आप इस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि ना तो कोई फ्रॉड होगा और ना ही कोई मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंट्स को हो सकता है, ओके। सो होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। एंड हियर वी हैव आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज द GST। सबके दिमाग में आता होगा GST हम पे करते हैं, GST रिसीव होता है, सर्टेन पार्ट्स पर हम उसको पे करते हैं, इतना 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 % GST होता है। लेकिन व्हाट एक्चुअली GST मीन, इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 से बेटा ये इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आइए देखते हैं। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये कैसा टैक्स है बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। व्हाट इज GST इज बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स, कि हमने एक सीधी सीधी बात कही कि भाई इंडिया एक नेशन है और एक नेशन का एक ही टैक्स होना चाहिए। पहले क्या होता बेटा, GST के इंप्लीमेंट होने से पहले कई सारी तरीके के डिफरेंट टैक्सेस हुआ करते थे, फिर उन सारे टैक्सेस को सबमर्ज करके केवल एक ही टैक्स को ले आया गया, इसे कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। नाउ GST एक्सटेंड्स टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो GST थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया हर जगह पर बेटा एप्लीकेबल होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर ही क्यों ना हो। फीचर्स क्या है GST के, आइए देखते हैं। इट इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, भाई जहां पर फाइनल कंजम्पशन किया जा रहा है वहां से इस टैक्स को लिया जाता है, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोल सकते हैं आप। बर्डन कैन बी शिफ्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ GST, कि भाई आपने जितना GST पे किया और जितना आपको GST रिसीव हुआ इसका नेट निकाल के आप अपना बर्डन ऑफ GST भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए GST रिटर्न फाइल की जाती है बेटा, जिसको भी हम आगे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। टैक्स पेयर्स डू नॉट रिसीव अ डायरेक्ट पिंच while paying indirect taxes, कि भाई इसमें टैक्स पेयर्स को किसी भी तरीके कोई अनइजी फील नहीं होता, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल होता है। प्री डिस्क्राइब्ड कुछ परसेंटेजेस हैं, ठीक है, उन परसेंटेजेस पर डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज पर टैक्सेस अप्लाई किए जाते हैं। नाउ इट इज रिग्रेसिव इन नेचर एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। नाउ व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स, देखिए जो परसेंटेज है ऑफ टैक्स ये फिक्स रहती है, चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, या कोई मिडिल क्लास हो, ठीक है। सपोज कि जब रेस्टोरेंट में किसी खाना खाने जा रहे हैं और उस रेस्टोरेंट में जो GST परसेंटेज दैट इज 5%, तो चाहे कोई बहुत ही अमीर आदमी हो, कोई बहुत ही रिच पर्सन हो, अगर वहां पर वो खाना 1000 रुपीज का खाता है, द पर्सन हैज टू पे द सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स व्हिच द पर्सन ऑफ डिफरेंट क्लास हैज टू पे, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, जिसका टैक्स बर्डन जो है वो ज्यादा अमीरों पर होता है, गरीबों पर होता है, राइट। जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा किसको फेस करनी पड़ सकती है, जो पुअर पीपल में आते हैं, राइट। इट इज लेवीड ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, और किस पर ये अप्लाई होता है, तो बेटा जितनी भी कमोडिटीज, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, उस सब पर GST को अप्लाई किया जाता है। क्लियर? अब इसके फायदे क्या है? सबसे पहला कि बिजनेस को करने में बहुत आसानी हो जाती है। सेकंड कि जो लोग टैक्स से बचते हैं पे करने से, वो चीजें अब काफी कम हो जाती है, क्योंकि इसको इस रिटर्न को फाइल करना काफी इजी है बेटा, और काफी इजीली आप इसको जब आप फिल कर सकते हो तो लोग इससे बचना थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। थर्ड थिंग, टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर क्लियर
सिस्टमैटिक एंड फोर्सेबल। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजीली आप इसको कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजीली आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई फ्यूचर मेरा कितना जीएसटी मुझे हो सकता है कि पे करना हो। काफी क्लियर और सिस्टमैटिक ये सिस्टम है। नाउ डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज एलिमिनेटेड इन जीएसटी। ठीक है रजीम, तो पहले क्या होता था, जब वैट हुआ करता था टैक्स बर्डन जो है वो ज्यादा हुआ करता था, लेकिन जब से जीएसटी आया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जब से आया है, तब से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसमें काफी डिक्रीज देखने को हमें मिला है। नाउ तीन तरीके के जीएसटी बेटा जी आपको देखने को मिलेंगे। वन इज दी सीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड इज एसजीएसटी विच इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको अपन यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अपन शॉर्ट में आईजीएसटी बोलते हैं, और अगर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो उसको शॉर्ट में अपन यूटीजीएसटी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ काइंड्स ऑफ जीएसटी हैं जो थ्रू आउट द इंडिया बेटा एम्प्लॉय किए जाते हैं, राइट, जिसको अपने को आगे देखना है। तो जैसा अपन ने आज जीएसटी के बारे में बेटा जी पूरे की पूरी नॉलेज ली, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल केवल अलग से जीएसटी पर अगर आप वीडियो चाहते हो, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे कि जीएसटी स्टार्ट टू एंड, ठीक है, क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसीजर है जीएसटी की रिटर्न फाइल करने का, ठीक है, वो जरूर हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।